तो पिछली क्लासेस के अंदर हम लोग ने, आज तो हमारा कौन सा है, क्लास नंबर 3 है ना। यस, टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 3। हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी इस पे लगाया था। यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन फंक्शन। तो सबसे पहले ज़रा बताओ प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या। हाँ जी, बिना देखे हुए बताना, बुक को बिना देखे हुए अपना रजिस्टर्स बंद करके बताना है मीनिंग क्या आपको याद है कि नहीं याद है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मीनिंग बताओ, कौन बताएगा, बोलो। प्रोडक्शन सिंपली मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन मतलब भाई जैसे मैंने प्लास्टिक लाया, प्लास्टिक से पेन बना लिया। जैसे मैंने लकड़ी लाया, सूखी लकड़ी काट के लाया हम लोग, और उससे हमने टेबल बना लिया। तो इनपुट से हमने आउटपुट बना लिया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या था। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट। रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन मतलब कि भाई अगर लेबर एंड कैपिटल, देर आर 2 फैक्टर्स, 2 और भी फैक्टर्स होते हैं, टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट। तो यहाँ पे आपको मेनली 2 फैक्टर्स समझ के याद करके रखना है। एक होता है वेरिएबल, एक होता है फिक्स्ड शॉर्ट रन में। तो लेबर हमारा होता है वेरिएबल और कैपिटल को के से डिनोट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स फैक्टर। तो इन दोनों फैक्टर्स में चेंजेस होगा। लॉन्ग रन में दोनों फैक्टर चेंज हो सकता है, शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ लेबर चेंज होगा, कैपिटल फिक्स रहेगा। तो अगर लेबर चेंज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है क्यू एक्स इक्वल्स टू फंक्शन एफ, एफ ब्रैकेट एल कॉमा के, तो फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ओके, तो क्यू एक्स का मतलब होता है आउटपुट, एल फॉर लेबर, के फॉर कैपिटल, राइट। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा 2 प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन को शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग रन को लॉन्ग पीरियड भी बोलते हैं। शॉर्ट पीरियड कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है 1 साल 2 साल 4 साल, ठीक है, बट जनरली नॉर्मली 1 साल मानना आप, ठीक है। और बेसिकली जब डेफिनेशन लिखने को आए कि व्हाट इज द शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन इज दैट पीरियड in which there are 2 factors available, one is variable factor, another is fixed factor. And you can also need to define, or you can also need to explain, short run is that period in which we can only change the variable factor, we cannot change the fixed factor. Okay, और वेरिएबल फैक्टर कौन होता है हमारा, लेबर होता है। और लॉन्ग रन is that period in which all the factors of productions are changeable and we can change all the factors, variable as well as fixed factor. तो लॉन्ग रन में हम सिर्फ बोलेंगे कि एक ही फैक्टर होता है, वो होता है वेरिएबल, क्योंकि शॉर्ट रन में जो वेरिएबल और फिक्स फैक्टर होता है ना, तो फिक्स फैक्टर भी लॉन्ग रन में वेरिएबल बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे हमने कोई मशीनरी लगाया, ठीक है, तो मशीन को हम 2 दिन 4 दिन तुरंत चेंज नहीं करते, शॉर्ट रन की मैं बात कर रहा हूँ। लेबर को हम डेली चेंज कर सकते हैं, आज 10 लेबर कल 15 लेबर। लेकिन जो कैपिटल लगाया है, जो हमने मशीनरी लगाई, बिल्डिंग बनाई है हमने, हम उसको 2 महीने 4 महीने में इजीली चेंज नहीं कर सकते। बिल्डिंग बनाने में ही भाई 3 4 6 साल भर लग जाते हैं, राइट। कई बार बिल्डिंग बनाने में 2 2 साल 3 3 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट पीरियड में वी कैन नॉट चेंज फिक्स फैक्टर, राइट। तो उसको हम लॉन्ग पीरियड में चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग पीरियड में 10 साल 15 साल, तो उसमें हम आसानी से बिल्डिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं, अपने फिक्स फैक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर हमारे पास 2 फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, वन इज़ वेरिएबल, अनदर इज़ फिक्स। फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल है, और लेबर हमारा है वेरिएबल फैक्टर, जो कि क्या होता है, शॉर्ट रन में चेंज होते रहता है डे बाई डे। और एक चीज़ और याद रख लेना है, शॉर्ट रन में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन कैसे आप बढ़ा सकते हो। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन घटाना है तो वेरिएबल फैक्टर घटाना पड़ेगा। यानी कि प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए आपको वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि फिक्स फैक्टर फिक्स रहता है इन शॉर्ट रन। और जब मैं लॉन्ग रन की बात करता हूँ, तो लॉन्ग रन में क्या होता है, बोथ द फैक्टर्स आर चेंजेबल। तो अगर प्रोडक्शन को चेंज करना है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो आप दोनों फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। समझ आई बातें। तो ये है लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। फिर हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के अंदर तेरा 3 प्रोडक्ट, टीपी एपी एमपी। क्या क्या होता है, टीपी एपी एमपी, ये रहा
टीपी, एपी एंड एमपी। टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट, जिसे हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं। एक बात बताओ, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है क्या? हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है क्या? बोलना भाई। देवांश शैशल बोल नहीं रहे भाई। हाँ ना, कुछ तो अब बताओ। अब तो स्क्रीन शो हो रहा है। यस सर। हाँ, तो इतने देर से मैं पढ़ा रहा, बताया नहीं आपने कि स्क्रीन शो सर नहीं हो पहले रहा। आ रही थी। अच्छा, आ रही थी, ओके। तो हमने सबसे पहले पढ़ा प्रोडक्शन, फिर पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन, फिर पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। फिर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट: टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसे हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो टीपी बोलो या टीपीपी बोलो, एक ही बात है। एपी बोलो या एपीपी बोलो, एक ही बात है। एमपी बोलो या एमपीपी बोलो, एक ही बात है। इन तीनों का डेफिनेशन अच्छे से लर्न करके रखना है आपको। और टेबल वाइज क्वेश्चन आएगा, ग्राफ भी। आज हम क्लास के अंदर ग्राफ पढ़ेंगे इन तीनों का, टीपी का ग्राफ, एपी का ग्राफ यानी कर्व, और एमपी का कर्व पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने ऑलरेडी इसका डेफिनेशंस और टेबल यानी कि स्केड्यूल पढ़ रखा है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं टीपी, एपी, एमपी, ये सब भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इस पर एक दो क्वेश्चंस पहले करेंगे, ठीक है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन रह गया था, वो करेंगे, और फिर हम इसके कर्व पढ़ेंगे, और फिर आगे की बात करेंगे। ओके, तो टीपी का मीनिंग याद है क्या? टीपी का मतलब क्या होता है? टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट, टीपी का मतलब क्या होता है? टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म और प्रोड्यूस बाय अ फर्म, ठीक है, विद गिवन इनपुट्स एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, विद गिवन इनपुट्स एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, याद रहेगा। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट का मतलब पर यूनिट। पर यूनिट एवरेज का मतलब ही क्या होता है? पर यूनिट इनपुट इक्वल्स टू व्हाट? हाँ जी, पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर्स, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शंस वेरिएबल फैक्टर का, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। ओके, हाँ जी। तो बताओ जरा डेफिनेशन ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। इट इज़ दी पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। अब जब मैं मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करूं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू वन एक्स्ट्रा या वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक वेरिएबल फैक्टर के एक्स्ट्रा बढ़ाने से टोटल प्रोडक्ट में जितना भी इंक्रीज होता है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है जी। और इन तीनों का फार्मूला भी था, मैंने एक जगह पे फार्मूला लिखाया था, कहीं याद है आपको? हाँ जी, फार्मूला कहाँ पे लिखाया था? ये रहा, एम पी इक्वल्स टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन। और एम पी का दूसरा फार्मूला होता है डेल्टा टी पी अपॉन इनपुट। उसके बाद टी पी का क्या फार्मूला होता है? टी पी इक्वल्स टू क्या होता है? सिग्मा एम पी, सिग्मा एम पी। अगर आप चाहो तो लिख लेना, कहीं पे लिखाया था या नहीं लिखाया था? कहाँ लिखाया था, याद है? यहाँ पे लिखाया था, सर लिखवा दिया था। टी पी इक्वल्स टू सिग्मा एम पी, और ए पी इंटू वेरिएबल इनपुट्स भी होता है, यानी वेरिएबल फैक्टर भी होता है, फर्स्ट वाला। फिर सेकेंड फार्मूला ए पी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो टी पी डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट। थर्ड फार्मूला एम पी का, एम पी इक्वल्स टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन। एंड दूसरा फार्मूला होता है डेल्टा टी पी अपॉन डेल्टा इनपुट। डेल्टा का मतलब होता है चेन। और ये वाला जो सेकेंड फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जहाँ पे टी पी एन माइनस वन फार्मूला यूज़ नहीं होता, वहाँ पे हम डेल्टा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और बेसिक आपको एग्जैक्टली याद रख लेना है कि जब लेबर जो होता है, लेबर बोले या इनपुट बोले, ठीक है, या वेरिएबल फैक्टर बोले, जब इसमें चेंजेस दो नहीं, एक से ज़्यादा यूनिट का चेंज होगा। अगर मान लो 2 लेबर है और फिर ये 10 लेबर है, और टोटल प्रोडक्ट जो है आपका मान लो 100 था, और 100 से 300 हो जाता है, 300। तो इस वेरिएबल फैक्टर में जब एक यूनिट से ज़्यादा यूनिट का चेंज होता है ना, तो हम डेल्टा वाला फार्मूला लगाते हैं। और जो वेरिएबल इनपुट में है, वेरिएबल इनपुट बोले, वेरिएबल फैक्टर्स बोले या लेबर बोले, एक ही बात है, इसमें एक एक यूनिट का चेंज होएगा, तो आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, टीपी वाला, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वाला, या डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा इनपुट वाला, ठीक है। ये अच्छे से याद रख लेना, एक नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन, या कई बार 3 नंबर में भी आने के चांसेस रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फिर हमने टेबल वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, अब यहाँ पे आ जाओ।
अब आते हैं हम लोग क्या, आज हम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। हमने 3 क्वेश्चंस करे थे, ये तीनों एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन थे। लास्ट के आपको ये बताए थे ना, टीपी से एपी एमपी निकालना, फिर एपी से टीपी निकालना और एमपी निकालना, और फिर एमपी से टीपी और एपी निकालना, राइट। हमने ये तो पढ़ लिया था। अब आप यहाँ पे आओ, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चंस का आंसर ज़रा निकालो आप, और फिर हम फिल इन द ब्लैंक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, इलिस्ट्रेशन 3 दिख रहा है। इसमें क्या पूछा है देखो ज़रा यहाँ पे फटाफट। कह रहा है फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्जिनल प्रोडक्ट स्केड्यूल ऑफ लेबर, इट इज़ गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ जीरो एट ज़ीरो लेवल। मतलब कि अगर जीरो लेवल है तो आपका प्रोडक्ट ज़ीरो रहेगा। ये एमपी नहीं, टीपी की बात कर रहा है, टीपी आपका ज़ीरो रहेगा, ये बोल रहा है इसका मतलब इस वाले लाइन का। फिर आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट दी टोटल एंड एवरेज प्रोडक्ट, मतलब भाई लेबर दिया है वेरिएबल फैक्टर या इनपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है, और आपसे बोला है टीपी निकालो और एपी निकालो। इसका आंसर यहाँ पे आंसर छुपा देता हूँ, ज़रा बताओ इसको आप निकालोगे फटाफट, ज़रा कैलकुलेट करो इस क्वेश्चन का, सॉरी आंसर ज़रा निकालो, फिर हम फिल इन द ब्लैंक भी करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 का ज़रा आप आंसर सॉल्यूशन बनाओ, फिर हम लोग फिल इन द ब्लैंक करेंगे। कर रहे हो कैलकुलेट? हाँ जी, यश ऐशल, आर यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? देवांश? यस सर। चलो करो ज़रा सॉल्व। क्वेश्चंस को मैं भी इधर पे लिख लेता हूँ एक बार, ये लो आपके साथ साथ, वैसे है यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टली आपको दिखा देंगे। चलो जीरो लेवल पे जीरो टोटल प्रोडक्ट है, ये इसने लाइन में भी बता दिया था क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, कितना कितना आया आयशल? करो जी कैलकुलेट। और हो जाए तो ग्रुप पे सेंड करना है आंसर। हो गया जी, बना सॉल्यूशन निकला। एमपी से आपको टीपी और एपी निकालना है, तो आप पहले क्या करना, टीपी निकालना, फिर एमपी एपी निकालना, मतलब पहले टोटल प्रोडक्ट निकालना आप, और फिर एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करना। ओके, देवंश ने भेज दिया है सॉल्यूशन। ऐशल आपने बना लिया? हाँ जी, ऐशल आया आपका आंसर? तो ये रहा आंसर, देखो जी। टीपी कैसे कैसे आएगा, तो फॉर्मूला भी लिखना है साथ में भाई देवंश नीचे, टीपी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एमपी, तभी जाके फार्मूला याद होगा। टीपी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एमपी, तो पहला 3 है तो 3 आ जाएगा, सेकेंड 3 + 5 8 आ जाएगा, 8 + 7 15 करना, ये नहीं कि 5 + 7 करो ना। टीपी का मतलब टोटल, तो भाई टोटल तीनों लेबर से कितना, तो या तो तीनों को ऐड करो आप, या ये जो 8 आया है इसमें सिर्फ 7 ऐड कर दो तो 15, फिर 15 जो आ गया उसमें 5 ऐड करो तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा टीपी, फिर 20 में 3 ऐड करो तो 23, 23 में 1 ऐड करो तो 24। ओके, अब हमें टीपी निकालना है, सॉरी टीपी निकल गया, तो अब हमें एपी निकालना है। तो एपी इक्वल्स टू आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, टीपी अपॉन में लेबर, यानी वेरिएबल इनपुट वेरिएबल फैक्टर। तो टीपी आया है 3 डिवाइडेड बाय 1 3, फिर आया है कितना, टीपी है 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 20 डिवाइडेड बाय 4 5,
23 डिवाइडेड बाय 5 4.6 एंड 24 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आ गया 4। आगे बढ़ जाए हम लोग। क्या ये वाला क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे इलस्ट्रेशन 4 का? इसमें भी लेबर दिया हुआ है और इस बार एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको कह रहा है क्या यहाँ पे बताया टोटल प्रोडक्ट इज जीरो एट जीरो लेबर ऑफ लेबर, मतलब कि नहीं भी बताएगा तो आपको जीरो मानना है। अगर लेबर जीरो है तो टीपी के बारे में कितना है, टीपी जीरो है। एपी और एमपी डैश डैश लिख देना, जीरो पे डैश डैश होता है एपी एंड एमपी। जीरो लेबर तो टोटल प्रोडक्ट जीरो। भैया लेबर ही नहीं काम करेगा तो प्रोडक्शन कैसे होएगा? ओके, मशीन अपने आप तो चलना स्टार्ट नहीं करता, तो लेबर जब होता है तभी। लेबर जीरो सर, ये तो टोटल करना। प्रोडक्ट जीरो। बताओ क्या ये करना चाहते हो या आप कर लोगे? ये आप होमवर्क में कर लेना, फिल इन द ब्लैंक वाला कराते हैं आपको। इसमें वैसे मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आप एपी से क्या निकालोगे, एपी से पहले टीपी निकालना। आप एपी से टीपी, तो टीपी का फार्मूला क्या होएगा? हाँ जी, एपी इंटू लेबर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। दो फार्मूला होता है ना टीपी का, टीपी इक्वल्स टू स्टिग्मा एमपी अगर एमपी से टीपी निकालना है, और अगर एवरेज प्रोडक्ट से निकालना है तो एवरेज प्रोडक्ट इंटू एल। समझ में आई बातें? इसको रिवर्स कर दिया इसी फार्मूला को, और फिर हम एमपी निकाल लेंगे बाद में। तो एमपी इक्वल्स टू, बताओ जी बताओ, टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन। इसमें ये फार्मूला भी लगा सकते हैं आप। और दूसरा क्या होता था, डेल्टा टी पी अपॉन डेल्टा लेबर, तो ये भी लगा सकते हो आप, क्योंकि इसमें एक एक यूनिट का गैप है। ओके, तो 0 डैश 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, फिर 4.25 इंटू 4 करोगे 17, 4 इंटू 5 20 एंड 3.5 इंटू 6 21। और टीपी से एमपी निकालो तो 2 माइनस 0 2, पहले में डैश, 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 6 6, 17 माइनस 12 5, फिर 3 फिर 1, ऐसे आ जाएगा। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ये लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आने के चांसेस ऐसा ही होता है। ठीक है, और हम इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आगे वाला चैप्टर्स है ना, आगे के दो चैप्टर्स कॉस्ट का और रिवेन्यू का, उसमें भी आपको सेम इसी टाइप से, वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे टीपी है ना, तो पी की जगह वहाँ सी हो जाएगा और रिवेन्यू वाले में आर हो जाएगा। टीपी टीसी टीआर, एपी एसी एआर, और एमपी एमसी एमआर। पी फॉर प्रोडक्ट, सी फॉर कॉस्ट, आर फॉर रिवेन्यू। तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पढ़ रहे हैं, कॉस्ट वाले चैप्टर में टोटल कॉस्ट, रिवेन्यू वाले में टोटल रिवेन्यू। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन या एवरेज प्रोडक्ट, कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट, फिर एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू। अब सुनो, इस क्वेश्चंस को जरा ध्यान से पहले पढ़ो, मेरे साथ साथ बनाना। आप बॉक्सेस बना लो, ये लो, मैं भी आपके साथ बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे अलग से। इसका आंसर है दिया हुआ, बट स्टिल अलग से यहाँ पे आप बॉक्स बनाओ। सबसे पहला तो लेबर, ठीक है जी, फिर क्या क्या दिया हुआ है, टीपी, फिर दिया हुआ है एमपी, फिर दिया हुआ है एपी। जैसे दिया वैसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जो जो इन्फॉर्मेशन है उसे तो लिख लो। 1 2 3 4 5 6 तक है, ये जो है ये 6 तक है। ओके, 6 तक। अब आपको क्या क्या गिवन है वो भी लिख लो। पहले टीपी तो दिया हुआ है 0, फिर 1 पे 20 और 4 पे 88 दिया हुआ है। ठीक है जी, 4 पे 88 है। उसके बाद एमपी जो है 2 पे दिया हुआ है कितना, 22, और 5 पे दिया हुआ है 17, और 0 दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 0 पे 0, और 3 यूनिट पे दिया हुआ है 22, तो 3 पे 22। ठीक है, ये डैश है, ये डैश डैश 1 2, ये डैश ये डैश ये डैश यहाँ पे, और फिर दिया हुआ है आपका कितना, 20 दिया हुआ है लास्ट में। ठीक है जी, ये आ गया हमारा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक वाला आगे के दो चैप्टर में भी आएगा। ठीक है, कॉस्ट वाले चैप्टर में और रिवेन्यू वाले चैप्टर में भी। तो इसीलिए इसको जो है हमें समझना और सॉल्व करना अच्छे से पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला रूल ध्यान रखो,
इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होगा, ऑलवेज रिमेंबर फिल इन द ब्लैंक वाले कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो रूल नंबर वन आपको कौन सा रूल लगाना है? रूल नंबर 1 ये है कि आपको जो है ना रो वाइज सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सॉल्व द क्वेश्चंस रो वाइज, यहाँ पे लिख लो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व दी fill in the blank question रो वाइज। ओके, हमें कैसे सॉल्व करना है? रो वाइज, कॉलम वाइज नहीं। अभी तक तो हम कॉलम वाइज सॉल्व करते थे भाई, टीपी दिया होता था, एमपी निकालते थे, कॉलम एमपी का फिर एपी का, या एपी पहले कॉलम निकाल लेते थे फिर एमपी निकाल लेते थे। लेकिन रो वाइज का मतलब रो वाइज पहले सभी रोज वाइज कंप्लीट करेंगे, मतलब फर्स्ट वाला जो रो है उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड वाले रो को कंप्लीट करेंगे सभी का, टीपी एमपी एपी, फिर उसके बाद थर्ड रो फोर्थ रो। तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। समझ में आया? रूल समझ में आया? इसका एक ही रूल है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? बताओ। देवंश, ऐशल, टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो भाई, आगे बढ़ें, सॉल्व करें इसको। ऐशल एंड देवंश, ध्यान से मेरे साथ साथ सॉल्व करना, डोंट वरी। आपको मैं मौका दूंगा क्वेश्चन, नए क्वेश्चंस बनाने के लिए। इस क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ साथ चलो सुनो। अब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना। ये पहला जो एमपी है ये फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है ना एमपी। अब एक बात बताओ, फर्स्ट जीरो पे एमपी पता है कितना होता है? डैश होता है। जीरो मत लिखना, डैश लिखना। कोई बात नहीं देवांश, अब सुन लो, आपने आंसर भेज दिया, इट्स ओके, नो इश्यूज, बट ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एमपी ज़ीरो है तो एमपी ज़ीरो पे डैश होता है, ओके। उसके बाद ये देखो, इस वाले लेबर 1 है, अगर लेबर 1 है तो टीपी दिया हुआ है 20, तो क्या टीपी से एपी और एमपी निकाल सकते हैं? यस, आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला यहाँ पे लिख लेना, एपी इक्वल्स टू होता है सर टीपी अपॉन लेबर, एंड एमपी इक्वल्स टू होता है सर टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। तो हम क्या करेंगे ऐशल, ध्यान से सुनो, आराम आराम से बता रहा हूँ आपको एक एक चीज़ समझा के। तो 20 डिवाइडेड बाय 1 20 एपी, और एमपी निकालना है 20 माइनस 0, तो 20 आ जाएगा 1 पे। तो पहला रो कंप्लीट हो गया। दूसरे रो में आओ, दूसरे रो में लेबर दिया हुआ है 2 यूनिट, और दिया हुआ है क्या आपका, एमपी दिया हुआ है 2 यूनिट, और एमपी दी हुई है। अब एमपी दी हुई है तो एमपी से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ, एपी या टीपी? एमपी से पहले TP एपी निकालेंगे या टीपी निकालेंगे? TP बिल्कुल सही जवाब। तो इसका भी फार्मूला लिख लो, टीपी इक्वल्स टू, सिग्मा MP वेरी गुड। और एक और भी होता है, वो भी लिख लो आप, एपी इंटू लेबर, क्यू की जगह लेबर लिख लेना जी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 22 है तो टीपी कितने आ जाएगा, 22, और इसके ऊपर वाला प्लस कर लेंगे 44, बिल्कुल ठीक। और 44 आ गया तो अब हम डिवाइड कर देंगे लेबर से, सॉरी 42, मेरा भी सारा गलत हो गया इसकी वजह से। ओके। तो 42 आया, अब डिवाइड कर दो 2 से तो आपका आएगा एपी, तो एपी कितना आ गया, 21। ठीक है जी ऐशल, एक बार बताओ समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? हाँ भाई ऐशल, यस सर। चलो वेरी गुड। अब थर्ड कॉलम पे बताओ भाई ऐशल, आप बताओगे, टेल मी। इस बार एपी दिया हुआ है, राइट ना? तो एपी से हम टीपी निकालेंगे कि एमपी निकालेंगे, पहले बताओ, सोचो ना। एमपी टीपी से निकल सकता है क्या? नहीं। एपी से क्या निकल सकता है, एपी से टीपी निकल सकता है, यस और नो? तो पहले आपको एपी से टीपी निकालना है। एपी 22 और लेबर है 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 66 बहुत बढ़िया, 66। अरे ये क्या हो गया, 66, तो 66 लिख दिया। अब आप क्या कर दो यहाँ पे,
अब आप टीपी आ गया 66, तो एमपी निकाल दो। 66 माइनस जस्ट इसके प्रीवियस वाला टीपी, 66 माइनस 42, तो कितना आ जाएगा? 66 माइनस 42 करना, ये नहीं कि 66 माइनस 22 कर दो, कई बार ये भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। टीपी को ही माइनस करना है तो जाके एमपी आएगा, है ना। टीपी एन माइनस एन माइनस 1 मतलब जस्ट प्रीवियस वाला, तो कितना आया बताओ ज़रा? 24। ओके, 24 आ गया आपका आंसर। ये रेड वाला जो है वो हमने बेसिकली फिल इन द ब्लैंक था, वो हमने कैलकुलेट करा है। नेक्स्ट दिया हुआ है टीपी, तो टीपी से एपी और एमपी दोनों निकालना आसान है। 88 माइनस 66, तो एमपी आ जाएगा 22, और 88 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया? 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो एपी भी 22 आ गया, राइट। कॉलम वाइज करना है, कॉलम वाइज करो, रो वाइज करना है। कॉलम वाइज करोगे तो कहीं ना कहीं बीच में अटक जाओगे, तो वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, चाहे टोटल प्रोडक्ट प्रोडक्शन वाला चैप्टर हो, कॉस्ट वाला हो, रिवेन्यू वाला हो, आगे भी चैप्टर्स आएंगे और आगे भी फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कॉस्ट वाले में होता है, इसलिए कॉस्ट वाले का क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांसेस होता है कॉस्ट वाले चैप्टर से, क्योंकि वहाँ पे ना टोटल 7 टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ने होते हैं। यहाँ पे तो 3 ही है, प्रोडक्ट, एपी, टीपी, एमपी। वहाँ पे टीसी, एसी, एमपी होता है, उसके अलावा भी 4 और होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स कॉस्ट। नाउ फिफ्थ वाला रो बताओ, फिफ्थ वाले में क्या होगा? इस बार एमपी दिया हुआ है, तो एमपी से पहले टीपी निकालो। 17 को प्लस किस में करेंगे? 88 में। 88 प्लस 17 105, और 105 को डिवाइड करो 5 से, तो 21। और लास्ट वाले में दिया हुआ है आपका एपी, तो एपी से पहले टीपी निकालो। 6 इंटू 20 120, 120 माइनस 105 15। समझ में आ गया? अब तो दिक्कत नहीं होगा कभी भी। तो मेन रूल क्या याद रख लेना है, हमें रो वाइज सॉल्व करना है, रो वाइज, कॉलम वाइज नहीं बल्कि रो वाइज सॉल्व करना है फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन। ओके, यहाँ से आप चाहो तो मैच करा लो, यही आंसर है। क्या एक क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक का करना चाहते हो? बोलो हाँ। यस सर। तो एक काम करते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन और भर दो। ये 2013 में आया था ये क्वेश्चन, देख रहे हो, 4 नंबर का। 2013 में एक्चुअली पहले जो होता था ना, देखो 2000, अभी 21 चल रहा है, 20 19, तो 2019 से पहले ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो ना, ये क्लास 12th में पढ़ना होता था। तो 2013 के दिल्ली वाला सीबीएसई का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। समझ में आई बातें? इसका मतलब ये है कि जब मैं 12th में था तो मैंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में पढ़ा था, और स्टैट्स और क्लास 12th में एक इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट वाला बुक होता है, वो हमने 11th में पढ़ा था। समझ में आ गई बातें? हाँ जी सर, इसमें टीपी तो दे नहीं रखा। यस, देखा कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या लगा? आंसर पहले ढक दो। हाँ जी, तो इसमें तो टीपी सर है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, एक अलग से टीपी का कॉलम हम बना लेंगे। ओ, समझ में आई बातें? नहीं है तो हम खुद से बना लेंगे। मतलब पूरा निकालना हमें, आपको निकाल के यही बताना है फिल इन द ब्लैंक, लेकिन ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हमें हेल्प भाई नहीं है तो हम एक्स्ट्रा हम बना सकते हैं टीपी, तो टीपी का भी सारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी आयशल, समझ में आई बातें? लेकिन करना अभी भी क्या है, रो वाइज करना सॉल्व, कॉलम वाइज मत करना, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बताओ जी, बताओ कितना कितना है। इस बार ग्रीन वाले से करेंगे सॉल्व, आंसर छुपा देते हैं ना। हाँ, पहले में लेबर 1 है, एवरेज प्रोडक्ट 8 है, तो टीपी कितना हो जाएगा? 8, और ऊपर नहीं है तो जीरो पे सारे जीरो होते हैं। ओह सॉरी, मैं क्यों कर रहा हूँ भाई? हाँ, मैंने कहा पहला बता देते हैं ना आपको। चलो आप करो। हाँ जी ऐशल, करो और आंसर भेजो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके आंसर का।
और इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग टीपी, एपी और एमपी का कर्व भी बनाएंगे इसी क्लास के अंदर। हाँ, तो मैं कोई ऐप डाउनलोड कर रहा था, एक छोटा सा ऐप का नाम था क्या, भूल गया। थोड़ा बाद में सर्च किया जाएगा। हो गया सर। हो गया, ओके, भेजो ज़रा। ऐशल, आपने बना लिया? आंसर सेंड करो। हाँ जी ऐशल, देवंश ने भेज दिया। ऐशल, तुमने बनाया कि नहीं बनाया भाई? हाँ ना, कुछ तो बताओ। लग तो सही रहा है जी देवंश। अभी देखते हैं, अपन भी करते हैं यहाँ पे हम लोग क्लास के अंदर, तो पता चलेगा। ऐशल, हुआ कि नहीं हुआ ज़रा बताओ। अरे बोलो भाई ऐशल। ऐशल कहाँ हो? देवंश पूछो ज़रा इससे। सर मैं भी तो मेट के थ्रू ही पूछूंगा। हाँ तो पूछो जी, पूछो नालायक। आज भैया, आज तो मैं तो नाराज़ हूँ भैया ऐशल से। हाँ भैया ऐशल। तो चलो देखो यहाँ पे एमपी जो है कितना हो जाएगा, 8 ही होएगा, राइट। कैसे भाई, 0 लेबर पे टीपी 0 होता है और 1 पे 8 है, 8 माइनस 0 8। अब दूसरे रो की बात करते हैं। 2 लेबर पे एवरेज प्रोडक्ट दिया है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20। और 20 माइनस 8 कर देंगे तो एमपी आ जाएगा, कितना आ गया, 12, राइट। अब थर्ड वाले रो में 3 लेबर है और एमपी दिया हुआ है 10, तो एमपी से पहले हम टीपी निकाल लेंगे। 20 प्लस 10 30, और 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 10 ही होता है, तो आपका एपी आ जाएगा, राइट। फिर अब एपी दिया हुआ है 9, तो एपी से आप टीपी निकालोगे। 9 इंटू 4, टीपी इक्वल्स टू क्या होता है, फार्मूला आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। टीपी इक्वल्स टू एपी इंटू लेबर, एमपी इक्वल्स टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, और एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन लेबर, राइट। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो 9 इंटू 4, 9 4 जा कितना होता है, 36, और 36 माइनस 30 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा एमपी, करेक्ट। हाँ जी देवांश, यहाँ तक ठीक है। इसके sir. बाद फिर एमपी 4 दिया हुआ है, तो एमपी से पहले टीपी निकालो। 36 प्लस 4 40, एंड 40 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 8। फिर आपका एपी दिया हुआ है 7, 7 इंटू 6 कितने होते हैं, 7 इंटू 6 42 आ जाएगा टीपी, एंड 42 माइनस 40 तो 2 आ जाएगा आपका एमपी, करेक्ट। आ गया समझ में? अब तो कर लेंगे फिल इन द Yes, sir. ब्लैंक कोई सा भी। हाँ सर, अब कर लेंगे। अब सुनो मेरी बातें ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन 8 है, ये आपका होमवर्क है, ये आप घर से कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 है, ये होमवर्क है, ये आपका घर से कर लेना। एक काम करो, फास्ट फास्ट करके बताओ, इसे भी यहीं क्लास में करा देता हूँ। अब बता दो, ये घर पे आप दोबारा कर लेना, इसमें मैं क्वेश्चन कवर करा देता हूँ यहाँ पे, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। देखो एपी दिया हुआ है 16, तो टीपी कैसे निकालोगे, 16 इंटू 1, और एमपी भी 16 माइनस 0। एपी दिया हुआ है 20, 20 इंटू 2 40, 40 माइनस 16 कितने हो गए, 14, राइट। इसके बाद 14 होगा, 24 होगा, 40 माइनस 16 4 24। फिर उसके बाद 20 Sir, दिया हुआ है, 24. हाँ जी 20 एमपी है, तो 40 प्लस 20 60 हो जाएगा टीपी, 60 डिवाइडेड बाई 3 20 इज एपी। 18 इंटू 4 कितने होते हैं, 18 4 जा कितना होता है बताना। हाँ भाई, 8 4 जा 32, और 4 और 3 72, 72 माइनस 60
12 आपका हो जाएगा MP। फिर 8 दिया हुआ है तो 72 प्लस 8 80 डिवाइडेड बाय 5 कितने हो जाते हैं? 80 डिवाइडेड बाय 5 कितने होते हैं भाई, बोलो ज़रा? 1 and 6। उसके बाद फिर AP दिया हुआ है 14 इंटू 6 कितने होते हैं बताओ भाई? 96। और ये आ जाएगा आपका 96 ही होते हैं ना? 14 इंटू 6 कितना होता है? गलत है, 84 होता है। तो ये आ जाएगा 4, 84 माइनस 80। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा AP MP सब। अब आगे बढ़ो जी, यहाँ पे सुनो। अब हम कर्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाओ जी कर्व पे। हम अपने नोट्स पे आ जाते हैं। अब हमें इन तीनों का कर्व पढ़ना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। TP का कर्व, AP का कर्व, MP का कर्व। तो सबसे पहले आप क्या करो, रफ में ज़रा कर्व बनाओ। यहाँ पे आओ और जहाँ पे आपने नोट्स लिखना स्टार्ट करा था ना, कहाँ पे ये था ना हमारा नोट, फार्मूले ये थे पॉइंट नंबर 4 TP AP MP। इसी में यहाँ पे कर्व बनाना आप रजिस्टर में, जहाँ पे भी आपका रजिस्टर में जगह है यहाँ पे आप सबसे पहले हमें TP का कर्व बनाना है। TP का कर्व बनाना है। पहले तो आप रफ में बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है जी, रफ में TP का कर्व बनाना है। अरे और यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो ये जो लाइन है ना, ये क्या होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा यू शेप होएगा और फिर जाके ये क्या होता है, इस टाइप से बनता है और ये फिर डिक्रीज़ होने लगता है। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इस टाइप से बनाना है आपको। समझ में आई बातें? सर जो आपके नोट्स हैं उसमें तो वो सीधा जा रहा। बिल्कुल सही, आप बनाओ तो सही। यहाँ पे सब चीज़ें बताएंगे भाई, प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको ना। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा यूनिट ऑफ लेबर, यूनिट ऑफ लेबर या यूनिट्स ऑफ लेबर, यहाँ पे होएगा TP। पहले मैं रफ में बना रहा हूँ, फिर आपको स्केड्यूल से भी बनाना सिखाएंगे, फिर आपको स्केड्यूल बनाना भी सिखाएंगे। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि खुद से स्केड्यूल बनाओ, ठीक है, TP AP MP का, तो कैसे बनाओगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद AP बनाना है तो मैंने यहीं पे AP बना दिया, AP। ठीक है जी, AP का कैसे बनेगा? हाँ जी, तो AP का आपको क्या करना है, EP क्या होता है ना, U का उल्टा होता है। U जो शेप होता है ना उसका उल्टा होता है। 0 यहाँ पे होएगा एवरेज प्रोडक्ट, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर, एक्स एक्सिस। ये कैसे बनेगा, 0 से चाहो तो 0 से बना सकते हो या इस हिसाब से ऐसे बना देना EP। और MP भी आपको लगेगा कि AP जैसा ही है, बट वो AP जैसा नहीं होता, अभी आपको उसमें ही बताएंगे। सॉरी, अरे ये क्या हो रहा है आज। ये लो, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने MP के लिए। हाँ जी, ये हो गया आपका थर्ड MP। तो यहाँ पे MP होएगा 0 होएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यूनिट्स ऑफ लेबर। MP भी क्या होएगा, वो इस टाइप से बनता है। और MP क्या होगा, ये आप क्या करना, यहाँ पे ना ये जो एक्स एक्सिस है उसके नीचे तक चला जाता है, मतलब निगेटिव में चला जाता है। MP कैन बी नेगेटिव। अब इन तीनों को एक साथ बनाना है तो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। ये होता है EP, TP AP और MP का कर्व विद फ्री हैंड, रफ में मैंने बनाया। अब विद स्केड्यूल बनाएंगे ज़रा, तो ध्यान से सुनना। अब जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो लगा लो इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छे से करना है। स्केड्यूल, अगर आपसे स्केड्यूल पूछे खुद से बनाने को, अभी आएगा जो वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला है ना, उसमें स्केड्यूल खुद से बनाना पड़ता है, कर्व भी खुद से ही बनाना पड़ता है। क्वेश्चन कई बार 6 नंबर में पूछ देता है और कई बार 4 नंबर में भी आता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। तो उसके लिए हमें स्केड्यूल बनाना खुद से सीखना है। आप सुनो, सबसे पहले तो आप लिख लो लेबर, ठीक है जी, फिर लिखो आप TP, फिर लिखो आप AP और फिर लिखो आप MP। TP AP MP, ओके। लेबर TP AP MP,
टीपी, एपी और एमपी जो होता है वो यूनिट्स में होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये किस में होता है? यूनिट्स में होता है। जिस चीज़ का प्रोडक्शंस कर रहे हो उस चीज़ का यूनिट्स, और लेबर का मतलब लेबर है। तो लेबर ऑलवेज कहाँ से बनाना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने मर्जी उतने बना सकते हो। अब सुनना, अब इन तीन में से सबसे पहले आपको क्या लेना है? टीपी मत पहले बनाना और ना ही एपी। सबसे पहले आप एमपी में वैल्यू पुट करना। तो एमपी में पहले डैश लिखना। एमपी में सबसे पहले आपको डैश लिख देना है, क्योंकि जीरो है, जीरो पे एमपी होता है डैश, नॉट डिफाइंड। ओके, वन पे आप क्या करना? देखो सबसे आसान क्या होता है? 6 ले लो, 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 10 20 कुछ भी ले सकते हो। मैं जानबूझ के 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं लूँगा 6 की जगह आप क्या करो, चलो 6 ले लिया है तो अब ले लिया है, कोई बात नहीं। 6 की जगह 4 ले लो, ज़्यादा बढ़िया। 6 की जगह 4 ले लो, 4 ले लिया हमने। 4 के बाद मैं लिखूँगा अब कितना? 6। 4 के बाद 6, ठीक है जी। और फिर इसके बाद मैं क्या कर दूंगा? डिक्रीज़ कर दूंगा। 4 के बाद 6, एक चाहो तो एक और बढ़ा दो, 4 6 8 ले लो, 8। उसके बाद फिर डिक्रीजिंग वे में आएंगे। दो का इंक्रीज़ करा मैंने, 4 फिर 2 6 फिर 2 8, 8 के बाद फिर दो डिक्रीज़ करो, 6 4 2 और 2 और नीचे तक जाएगा, 2 के बाद 0 और -2, तो ये हो जाएगा 7 और 8। बात आई कि नहीं समझ में? अरे बोलो बोलो दोस्त बोलो। यस सर। अब हमें एमपी मिल गया। कहने का मतलब क्या है ना, देखो एमपी करना क्या होता है, स्टार्टिंग में ये इंक्रीजिंग तक जाता है, फिर उसके बाद ना ये डिक्रीजिंग होगा और 0 तक जाएगा, और फिर लास्ट वाला एक ना निगेटिव होता है। अगर आप चाहो एक और बनाना तो एक और हम -4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। -4 भी लिख सकते हैं, समझ में आई बातें? तो ये जो लास्ट वाला है, ये 2 क्या हो गया, यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग होता है, ये होता है डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग, एक ही बात होती है, और ये होता है निगेटिव। ओके, अब आप एमपी से टीपी नहीं निकाल सकते क्या? बताओ ज़रा, एमपी से टीपी नहीं निकाल सकते क्या? बोलो। पहले में 0, 4 का 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 कितना होता है? 18, 18 प्लस 6 कितने हो जाते हैं? 24। टीपी का मतलब समेशन ऑफ एमपी, टोटल करते चले जाओ, फिर 28, फिर 30, फिर 30, फिर 28 एंड फिर 24। कुछ आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? बोलो दोस्त। बस 2-4 sir. मिनट और पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, टाइम हो गया है, इट्स ओके, नो इश्यूज़। 2-4 मिनट और पढ़ाएंगे, इसको ज़रा कंप्लीट कर लें, बस ये कंप्लीट कर लो फिर छुट्टी दे देंगे। अब एपी निकालो, तो एपी डैश लिख लो या 0 लिख लो पहले में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड में 4 ही आएगा, फिर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 18 डिवाइडेड बाय 3 9, 24 डिवाइडेड बाय 4 6, 28 डिवाइडेड बाय 5 कितने हो जाते हैं बताओ जी? 5.6 होएगा या 5.60, जो मर्जी लिख लो। फिर आएगा 5, 7 से डिवाइड करोगे 30 में तो कितना आता है? पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी इतना पॉइंट कर सकते हैं। 30 में डिवाइड करोगे 7 से तो 7 3 ज़ा 21, 7 4 जा, हाँ कितना आया आयशल? 4.28। वेरी गुड। फिर 8 से डिवाइड करो 28 में, 8 3 ज़ा 24 और 40 है तो 3.5 आया ना? यस सर। फिर 9 से डिवाइड करो, 9 2 ज़ा 18 और 60 है तो 9 7 जा नहीं 9 6 ज़ा 54 और 9 6 ज़ा तो 2.66 लिख लेता हूँ। 66 या 67 जो दिल करे वो लिख लो आप, एम आई राइट? यही होएगा 2. हाँ जी 2.67 लिख लेना। 666 आएगा ना तो 67 लिख लेना आप। आ गया समझ में? कोई दिक्कत कोई मुश्किल अगर हमें खुद से बनाना है तो? अब ज़रा इसका आप कर्व बना दो तीनों का, बस ख़त्म, चैप्टर ख़त्म। उसके बाद ये चैप्टर ही ख़त्म एक तरीके से, बस एक लास्ट पॉइंट रह जाता है वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला, वो इसी पे बेस्ड होता है, इसी स्केड्यूल पे। स्केड्यूल बनाना समझ में आया? खुद से स्केड्यूल हम खुद से बना सकते हैं कि नहीं, अगर कुछ ना दे तो? भाई पहले आपको एमपी में इंक्रीजिंग करना है, फिर डिमिनिशिंग करो, फिर 0 तक आएगा, फिर वो डिक्रीज हो जाएगा। एक और छोटा सा मैं इधर पे बना के दिखाता हूँ रफ में क्विकली। देखो अगर मैं एमपी क्या करूँ, पहले लूँ 4, फिर 4 के बाद ले लूँ 8, फिर मैं 4, फिर 0, फिर -4,
फिर हम टीपी ले लेंगे यहाँ पे, एमपी से टीपी बना दो, और ये आपका लेवर हो गया। लेवर 1 2 3 4, पहले में ज़ीरो था, ज़ीरो पे डैश रहता है, ज़ीरो रहता है, राइट और नॉट? तो क्या हम नहीं बना सकते? क्या हम नहीं बना सकते? बोलो ज़रा। बना सकते हैं सर। है ना? अब तो आसान हो गया। तो स्टार्टिंग में एमपी इंक्रीज़ करना है, फिर आपको डिक्रीज़ करना है ज़ीरो तक, फिर नेगेटिव करना है, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं आया जी आयशल? बोलो जी बोलो। यस सर। अब सुनो, अब इसका ज़रा कर्व बनाओ, कर्व प्लीज़। अब एकदम पॉइंट वाइज कर्व बनाना है। सबसे हाईएस्ट कितना है? 30। तो ज़रा मेरे को अगर कर्व बनाना है तो यहाँ पे देखो मेरे पास ना, एक काम करते हैं, पेज विथ, ये कहाँ पे था यार, ये तो बदल गया। हाँ ये लो ना, ये वाला ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे को टीपी बनाना है, टीपी, तो मैं क्या करूँगा? टीपी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सुनो। पहले तो ड्रॉ कर लें, हाँ जी, लाइनें मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। टीपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करा, एकदम सीधा सीधा लाइन, और यहाँ से मैंने ये लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब सुनो ज़रा, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ज़ीरो। हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे या प्रोडक्शन, यानी कि टीपी भी बनाएंगे, एपी भी बनाएंगे एंड एमपी भी बनाएंगे। सुनना ज़रा, ये तीनों एक ही में बना रहे हैं इस बार, ध्यान से सुनो। तो हमारा क्या है, यहाँ पे पहले डिनोट करना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 है तो 3 3 का गैप ले लेते हैं, 3 6 9 12 15, क्योंकि हमें 38 तक जाना है ना, 30 तक जाना है। तो फिर तो 2 2 का ले सकते थे अपन, 2 2 का ले सकते थे भाई, 15 है तो 2 2 का ले लो ना, 1 1 का नहीं ले रहे हैं, 2 का भी ले सकते हो आप, 3 का भी, 4 का भी, जो दिल करे। लेकिन जितना छोटा लोगे आप उतना ज़्यादा कर्व अच्छा बनता है। तो हमारे पास 15 पॉइंट थे तो इसलिए मैंने 15th लिया। ट्वेंटी 28 एंड 30, राइट। इसके ऊपर मैं छोटा सा एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे, यहाँ तक बना देता हूँ, ये लो, तो और अच्छा बन जाएगा। अब एक बात बताओ, नीचे में लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक था वैसे। अब बताओ ज़रा, टीपी बनाना है मुझे। टीपी कितना है? 0 पे 0, 1 पे 4, 2 पे 10, 1 पे 4, 1 पे 4 तो यहाँ पे आया, 0 पे 0, 2 पे कितना था भाई? 2 पे बताओ, 2 पे है 10, फिर है 18, तो 2 पे 10 यहाँ आ गया, 3 पे 18 यहाँ आ गया, 4 पे कितना है? 4 पे 24, 5 पे 28, फिर 30, 24, तो 24 4 पे आ गया यहाँ पे, 5 पे 28, फिर आ गया 30, 6 पे, 7 पे भी 30, फिर उसके बाद 28 आया था 8 पे, एंड 24 आया था 9 पे। ठीक है जी। तो अब ज़रा इसे मिलाओ। तो सर वो 26 सर। ओह, कौन सा? सर 24 है, आपने 26 लगाया हुआ ग्राफ पे। अच्छा ओके, सॉरी, यहाँ पे है, ये आएगा ना, ठीक है। तो अब ज़रा इसको मैच कराओ ज़रा, हाँ जी, इसको ज़रा मैच कराओ। आप लोग बना रहे हो या सिर्फ देख रहे हो? कोई बात नहीं, आप समझ लो पहले, फिर आप बनाना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया टीपी, समझिए बातें। स्टार्टिंग में ये जो दिख रहा है ना, ये तो ये कुछ यू शेप होता है, यू शेप होता है। यू शेप का मतलब इस टाइप से, स्टार्टिंग में ना ये यू शेप होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है ना, बट एट डिमिनिशिंग रेट होता है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था एक्चुअली। कर्व, जब आप टीपी का कर्व ना कई बुक्स में अलग अलग देखोगे, तो अगर आप सुनो, टीपी अगर आप ऐसे बनाते हो ना, ऐसे करके ऐसे, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग कर्व। टीपी को आपको कैसे बनाना है, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा यू टाइप में होता है, फिर जाके ये इस टाइप से बनता है और फिर डिक्रीज होता है। ये ध्यान रख लेना आपको, क्योंकि यहाँ तक के पॉइंट को पॉइंट ऑफ, हाँ जी, इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अभी आपको बताएंगे टर्म, समझिए बातें। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा यू शेप में होता है, दैट इंडिकेट्स इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीज तो हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, और यहाँ से यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट होता है। तो ये चीज़ मैं समझाने के लिए कर्व बना रहा हूँ। फिर अगर आप इसमें एपी बनाओगे, एपी ग्रीन लाइन से बनाता हूँ, ग्रीन वाले पेन से, 4 5 9 6, 4 5 यहाँ पे आएगा, फिर 9, 4 5 9, फिर आएगा 6
6, 4 पे 6, 4 पे 6 है, 5 पे 5.6, फिर 5, 5 पे 5, 5 नहीं 5 पे 5.6 ना, तो थोड़ा सा आगे रहेगा, फिर ये 5, 6 पे 7 पे 4, 3, 4 पॉइंट समथिंग, फिर 3, फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से ये ऐसे गया और इस हिसाब से आया। ओके, जैसे मर्जी बना लो आप। ठीक है जी, ये यहाँ से इस हिसाब से गया। अब एमपी अगर मुझे बनाना हो इसी में, सुनना ज़रा एमपी, तो एमपी कितना है 4, 6, 8, तो 1 पे 4, ओके 1 पे 4, फिर 6, ठीक है जी, फिर 8, ठीक है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ होएगा, डिक्रीज़ 6, 4, तो फिर 6, ठीक है, फिर 4, इसमें थोड़ा सा जो है ना वो हो गया है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये स्टार्टिंग में ऐसे जाता है, ये पहले ही वो हो जाता है और फिर इस हिसाब से आ जाता है, और ये आगे चल के निगेटिव हो जाता है। एग्जैक्ट कर्व बनाओगे तो ये नीचे में निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं अलग से एपी और एमपी बनाऊं, अगर मैं एपी एमपी अलग से बनाऊं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, एपी और एमपी, एपी जो है 0 से भी हो सकता है, ठीक है जी, और जो एमपी है ना आपका, वो 0 से नहीं होता, बट जहाँ से एपी है वहीं से होता है। जहाँ यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखाते हैं, यहाँ पे आओ, पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आया है? यस सर। अब देखो जो ये वाला कर्व है, अब ये आपको समझ में आ रहा होगा। सुनो, ये टीपी दिख रहा है आपको, टीपी वाला कर्व दिख रहा है अलग से, सिर्फ ये लेबर, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो टीपी क्या हो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर्व टाइप होता है, फिर यहाँ पे आता है और फिर जाके और ये लास्ट में ऐसे भी हो जाता है नीचे की तरफ। एपी और एमपी एक साथ, तो यहाँ से ये अलग अलग भी हो सकता है और एक साथ भी हो सकता है, एक ही पॉइंट से जनरली 1 पे दोनों सेम होता है। तो एमपी क्या होता है, पहले इंक्रीज होता है और टीपी के हाईएस्ट पॉइंट पे टच करता है जब एक्चुअली कर्व बनाओगे आप तो। और एपी क्या होता है यहाँ से, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, टेंशन मत लेना। और एमपी जो है नीचे निगेटिव तक आ जाता है। ठीक है, तो टीपी और एपी में रिलेशनशिप पूछेगा। अब तीनों का कर्व बनाना है एक साथ, रिलेशनशिप क्वेश्चन आएगा टीपी एपी एंड एमपी में रिलेशनशिप बताओ। तो टीपी का कर्व इस हिसाब से बना, दिख रहे हो, फिर ये नीचे आ रहा है जो अभी बना रहा था एक ही पे, फिर ये आपका एमपी हाईएस्ट गया और फिर नीचे आ जाएगा, और फिर एपी इसके नीचे से जाता है, और जैसे ये यहाँ पे इक्वल होता है ना, टीपी इक्वल्स टू एमपी, वहाँ से एपी डिक्रीज होने लगता है, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं होता है एपी। एमपी बिकम्स निगेटिव, एमपी बिकम्स निगेटिव, बट एपी विल नेवर बी नेगेटिव। ओके, ये हम बनाना सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीज़ें। ये भी सेम ही कर्व है, ठीक है, ये इसका स्केड्यूल है, ठीक है, ये वाला आपको बता रहा था मैं, 4, 6, 8, 6 जो हमने यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है। और इसका जो रिलेशनशिप है ये सारे आपको लर्न करवाएंगे, ये क्वेश्चंस आता है, ये सारे आपको लर्न करा देंगे और समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही हम रखते हैं, और फिर लास्ट में एक टॉपिक बचेगा लॉ ऑफ रिटर्न्स, जो कि इसी वाले जो आज मैंने स्केड्यूल बताया ना, और जो कर्व मैं बताने की कोशिश कर रहा था, वो नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से करेंगे कर्व। तो उसी कर्व को समझ के, स्केड्यूल को समझ के, और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू, हाँ जी, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसको कहते हैं। और एक लॉन्ग टर्म में होता है रिटर्न्स टू स्केल, जो कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, वो आउट ऑफ सिलेबस, हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन वाले सारे पढ़ने हैं, लॉन्ग रन वाला आउट ऑफ सिलेबस है आपका। ठीक है, बस इतना ही है, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये जो कर्व रह गया है, एक जितने कर्व आपको सिखाएं बस उतनी प्रैक्टिस करनी है। दोबारा से नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस कर्व की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ में आया? बताओ ज़रा, आज तक कोई डाउट यहाँ तक, ये वाला यहाँ नो तक सर। कर्व, क्या आपको ये कर्व बनाना था, हाँ या ना? कॉपी करना था तो आप कर लोगे यहाँ से कॉपी, ये लो मैं दिखा देता हूँ। ये हमने सबसे पहले 3 कर्व बनाए, रफली 3 कर्व बनाया आपको। फिर मैंने स्केड्यूल बनाया, सिखाया था खुद से कि हमें पहले एमपी वाला बनाना है, पहले तो इंक्रीज़ करना है, ठीक है, इंक्रीजिंग वे में आएगा, फिर डिक्रीजिंग में आएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो उससे हम टीपी निकाल लेंगे और टीपी से हम एपी निकाल लेंगे, और लेवर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रहेगा ही रहेगा। और एक ही साथ जब मैं यहाँ पे कर्व बनाने की कोशिश कर रहा था, ये सही से एग्जैक्टली नहीं बन पाया था,
ठीक है। बट आप ये समझ लेना भाई, ये इसमें चूँकि दो दो का गैप था ना, तो बट हम जब सही से कर्व करके बनाएंगे ना, तो ये इस हिसाब से बनेगा ए पी एम पी। तो ये पहले आ जाएगा, ये पहले हमने ए पी बनाया था फिर एम पी। तो इसमें क्या होगा, ये अगर ए पी इस हिसाब से है तो एम पी पहले ऊपर आता है, फिर इसके मैक्सिमम पॉइंट को कट करके नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। ये अभी यहाँ तक रहने देता हूँ। पी तो समझ में आ गया अच्छे से, एम पी अभी हम रहने देते हैं। इसी का एम पी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ठीक है। या इसका आप एक काम करना, ये छोटा सा होमवर्क में लिख लेना, एम पी और ए पी का कर्व आप एक तो अलग से बनाना, ए पी और एम पी का अलग से, और एक आप इसी स्केड्यूल का टी पी ए पी एम पी अच्छे से बना के मेरे को होमवर्क में दिखाना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग दिखाओगे, या आदि बना के ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और दोबारा से इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई आशल एंड देवंश। यस सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने।